Socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class on the continent. सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। अर्थात यूरोप में समाज और राजनीति पर जमींदार कुलीन वर्ग अर्थात लैंडेड एरिस्टोक्रेसी का दबदबा था। ये लोग भूमि के स्वामी थे और इसका समाज तथा सत्ता पर बड़ा प्रभाव था। The members of this class were united by a common way of life that cut across regional divisions. इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। अर्थात इस कुलीन जमींदार वर्ग के लोग अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे, लेकिन इनकी जीवन शैली एक जैसी थी। भले ही वे विभिन्न देशों और क्षेत्रों में फैले हों, उनकी सामाजिक आदतें और रीति रिवाज एक समान थे। They owned estates in the countryside and also town houses. They spoke French for purposes of diplomacy and in high society. Their families were often connected by ties of marriage. वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे। अर्थात ये कुलीन वर्ग गांवों में बड़े जमींदारी क्षेत्रों अर्थात एस्टेट्स के मालिक थे और शहरों में आलीशान हवेलियों यानी टाउन हाउसेस के स्वामी थे। ये लोग आपस में फ्रेंच भाषा का उपयोग करते थे, क्योंकि उस समय फ्रेंच भाषा को कूटनीति यानी डिप्लोमेसी और उच्च समाज में प्रतिष्ठा की भाषा माना जाता था। इनके परिवार अक्सर विवाह संबंधों से एक दूसरे से जुड़े होते थे, जिससे इनकी शक्ति और प्रभाव बना रहता था। This powerful aristocracy was, however, numerically a small group. The majority of the population was made up of the peasantry. मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे, अर्थात कुलीन वर्गों की संख्या बहुत कम थी, फिर भी ये वर्ग काफी प्रभावशाली था। यूरोप की अधिकांश आबादी किसान थी, जो खेतों में काम करती थी और कुलीनों के अधीन जीवन व्यतीत करती थी। To the west, the bulk of the land was farmed by tenants and small owners. While in Eastern and Central Europe the pattern of landholding was characterized by vast estates which were cultivated by serfs. पश्चिम में ज्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बंटी थी जिस पर भूदास खेती करते थे। अर्थात यूरोप के विभिन्न हिस्सों में भूमि के स्वामित्व की व्यवस्था अलग अलग थी। पश्चिमी यूरोप में छोटे किसान और किराएदार अर्थात टेनेंट्स भूमि की खेती करते थे। वे जमींदारों को किराया देकर उनकी जमीन पर काम करते थे, लेकिन पूर्वी और मध्य यूरोप में विशाल जागीरें थीं, जिन पर भूदास यानी सर्फ्स काम करते थे। भूदास वे किसान थे जो जमींदारों के नियंत्रण में रहते थे और उन्हें अपनी मर्जी से छोड़कर कहीं और जाने की स्वतंत्रता नहीं थी। In western and parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market. पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। अर्थात पश्चिमी और मध्य यूरोप में औद्योगिक क्रांति के कारण शहरों की संख्या और व्यापार बढ़ा। इससे एक नया वर्ग उभरा, जिसे वाणिज्यिक वर्ग अर्थात कमर्शियल क्लास कहा जाता है। ये वर्ग उद्योगों और व्यापार पर निर्भर थे और अपने उत्पादों को बाजार में बेचकर लाभ कमाते थे। इसी कारण कई शहरों में व्यापारिक गतिविधियां तेजी से बढ़ीं। Industrialization began in England in the second half of the 18th century, but in France and parts of the German states it occurred only during the 19th century.
इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं सदी के दौरान ही हुआ। अर्थात औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत इंग्लैंड में 18वीं सदी के अंत में हुई, जिससे वहां उद्योगों का तेजी से विकास हुआ। हालांकि फ्रांस और जर्मनी में ये प्रक्रिया थोड़ी देर से शुरू हुई और वहां 19वीं सदी के दौरान ही औद्योगिकरण फैल सका। आइए औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन को आसान भाषा में समझें। औद्योगिकरण इंग्लैंड में 1750 के बाद शुरू हुई उस प्रक्रिया को कहते हैं जब हाथ से काम करने की जगह मशीनों का इस्तेमाल बढ़ने लगा और बड़े बड़े कारखाने बनने लगे। इससे चीजें तेजी से और कम लागत में बनने लगीं। इस बदलाव की शुरुआत कपड़ा उद्योग और नई तकनीकों के विकास से हुई, जिससे उत्पादन बढ़ा और समाज धीरे धीरे खेती किसानी से आगे बढ़कर मशीनों और फैक्ट्रियों पर निर्भर होने लगा। In its wake, new social groups came into being, a working class population, and middle classes made up of industrialists, businessmen, professionals. इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए, पहला श्रमिक वर्ग के लोग और दूसरा मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से मिलकर बना था। अर्थात श्रमिक वर्ग में वे मजदूर आते थे जो कारखानों में काम करते थे। वही मध्य वर्ग यानी मिडिल क्लास में उद्योगपति, व्यापारी और पेशेवर लोग जैसे डॉक्टर, वकील, शिक्षक आते थे। ये लोग व्यापार और सेवाओं से अपनी जीविका चलाते थे। In Central and Eastern Europe, these groups were smaller in number till late 19th century. It was among the educated, liberal middle classes that ideas of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। अर्थात मध्य और पूर्वी यूरोप में श्रमिक और मध्य वर्ग बहुत कम थे। जैसे जैसे कुलीनों अर्थात एरिस्टोक्रेसी के विशेषाधिकार समाप्त हुए, शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्ग अर्थात लिबरल मिडिल क्लास के लोग राष्ट्रवाद की विचारधारा को अपनाने लगे। उन्होंने राष्ट्रीय एकता यानी नेशनल यूनिटी का समर्थन किया, जिससे आगे चलकर यूरोप में राष्ट्र राज्यों अर्थात नेशन स्टेट्स के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई।